नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 3 जनवरी 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से परक्यूशन वाद्य यंत्र है जिसमें थाप वाले वाद्य यंत्र होते हैं? तो इसमें दिया गया है अलिंग्या, चेंडा, कमाइचा, ऊर्ध्वका। तो इसमें जो उत्तर होगा वह होगा 1, 2 और 4। तो ये क्या है? यह परक्यूशन वाद्य यंत्र है। तो अतः आंसर सी होगा। तो यह 1, 2 और 4 यह परक्यूशन वाद्य यंत्र है, या इसे थाप वाद्य यंत्र कहा जाता है, या आघात वाद्य यंत्र कहा जाता है। तो इससे संबंधित खबर द हिंदू में आई हुई है। 4 मेजर कैटेगरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी 4 प्रकार होते हैं। संगीत वाद्य यंत्रों की 4 प्रमुख श्रेणियां होती हैं। तो उनके द्वारा वाद्य यंत्रों के साथ उत्पन्न होने वाली ध्वनि के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो अवनद्य वाद्य या इसे मेम्ब्रानोफोन्स या परक्यूशंस इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। इसी तरह से दूसरा है घन वाद्य या इडियोफोन, ठोस उपकरण जिन्हें ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है सुशिर वाद्य या इसे एरोफोन्स, पवन यंत्र कहा जाता है। और चौथा है तत्वाद्य या इसे कार्डोफोन्स, तार वाले वाद्य यंत्र कहा जाता है। तो अवनद्य वाद्य के तहत मुख्य प्रकार के ताल वाद्य हैं, जिसमें अंक्य, अलिंग्या, ऊर्ध्वका, चेंडा, ये सब। चेंडा एक अवनद्य वाद्य या थाप से बजने वाला वाद्य यंत्र है। संस्कृत में इसे डिंडिमम कहा जाता है। इस वाद्य यंत्र का बेलनाकार काष्ठीय हिस्सा कटहल के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। और इसमें एक और भी ऑप्शन था कमाइचा। तो कमाइचा यह तार वाद्य यंत्र है, ये ध्यान रखेंगे, परक्यूशन वाद्य यंत्र नहीं है। तो यह इस्पात, चर्मपत्र, आंत, धातु, शीशम और घोड़े के बाल से निर्मित यह राजस्थान में पाया जाने वाला एक समुदाय वाद्य यंत्र है। पश्चिम राजस्थान के मांगड़ियार समुदाय द्वारा मुख्य रूप से उनके गायन के साथ एक लोकप्रिय संगत के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण, अक्सर इसलिए आप लोग मैपिंग रोज करें, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पहाड़ियों का क्रम, नदियों का क्रम, दर्रों का क्रम, पर्वतों का क्रम, इस तरह से आप रोज मैपिंग जरूर करा करें। तो इसमें दिया हुआ है रामगढ़ की पहाड़ियां, गढ़जात हिल, नल्लामाला हिल, पोन मुंडी की पहाड़ियां। तो यह क्रम से ही लगी हैं उत्तर से दक्षिण। अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत में, तो यहाँ पर रामगढ़ हिल, गढ़जात हिल और इस तरह से नल्लामाला आंध्र प्रदेश में और पोन मुंडी यहाँ पर। तो उत्तर से दक्षिण यह क्रम से हो जाता है। तो इससे संबंधित जो खबर आई है, केरल में खोजी गई 2 पौधों की प्रजातियां, यानी 2 प्लांट स्पीसीज डिस्कवर्ड इन केरल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SNM कॉलेज मलियांकारा के शोधकर्ता MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और पय्यानूर कॉलेज ने केरल के तिरुवनंतपुरम और वायनाड जिलों में जैव विविधता संपन्न पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट किधर है? ये वाला भाग। तो पश्चिमी घाट क्षेत्रों से 2 नई पौधों की प्रजातियों की सूचना दी है। इनका नाम है फिम्ब्री स्टिलिस सुनीली और नैनोटिस प्रभुई रखा गया है। तो इस फिम्ब्री स्टिलिस सुनीली को पोन मुंडी पहाड़ियों, तो केरल में है तिरुवनंतपुरम के पास, पोन मुंडी पहाड़ियों के घास के मैदानों से एकत्रित तिरुवनंतपुरम फिम्ब्री स्टाइलिस सुनीली का नाम प्लांट टैक्सोनॉमिस्ट CN सुनील के नाम पर रखा गया है। इसी तरह से नीनोटिस प्रभुई, तो यह नीनोटिस प्रभुई एक प्रोस्ट्रेट 12 मासी जड़ी बूटी है, जिसका नाम KM प्रभु कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। और इसे चेम्बरा पीक घास के मैदान में खोजा गया। यह रूबियासी परिवार से है और उच्च ऊंचाई वाले घास के मैदानों पर यह उगती है। तो इस तरह से मानचित्र के अंतर्गत थोड़ा सा देख लेते हैं पहाड़ियों का क्रम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये रामगढ़ हिल है, यहीं पर आप देख रहे हैं ना गढ़जात हिल है, और नल्लामाला की पहाड़ी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यह पोनमुंडी की पहाड़ी यह केरल में पश्चिमी घाट पर्वत के अंतर्गत, पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर स्थित है। तो इस तरह से यह कह सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से यह आप देख सकते हैं नल्लामाला,
गरजात और रामगढ़। तो नॉर्थ टू साउथ अगर लगाएंगे तो पहले 1, 2, 3 और 4। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। यह दुनिया के अधिकांश एक सींग वाले गैंडों का घर है। यह भी कथन सत्य है। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला कथन तो सत्य था ही, और तीसरा है यूनेस्को ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। 1985 में ही इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो यह इसमें उत्तर क्या होगा? डी होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं काजीरंगा एलिवेटेड रोड प्लान अवेट्स नोड। तो यह द हिंदू में आई हुई खबर है और काजीरंगा को एलिवेटेड रोड योजना मंजूरी का इंतजार है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि केंद्र ने 6000 करोड़ रुपए की 35 किलोमीटर की इस परियोजना को लगभग मंजूरी दे दी है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आप यहां पर देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से होकर गुजरती है और 1905 में ही इसको प्रस्तावित करके 1908 में काजीरंगा को पूर्ण रूप से एक आरक्षित वन घोषित किया गया था और 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे घोषित किया गया था और वर्ष 2006 में यह भारत का टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रायः समाचारों में देखे जाने वाले बेसल मानक का उद्देश्य क्या है? तो खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार संचलन को नियंत्रित करना या अधिक लचीले बैंकों और बैंकिंग प्रणालियों के लिए विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करना, या तीसरा कथन दिया गया है कि अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों को कम करना, या चौथा दिया गया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कर से बचने के लिए अपनाए जाने वाले हथकंडों का मुकाबला करना। यहां पर दोस्तों उत्तर बी होगा। यह लचीले बैंकों और बैंकिंग प्रणालियों के लिए विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करता है। तो यह द हिंदू में ही आई हुई खबर है। द फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक की वित्तीय स्थिति क्या है? क्योंकि आरबीएल बैंक के सीईओ पद से हटने के कारण बैंक का स्टॉक गिर गया था, तो आरबीआई ने एक अंतरिम सीईओ नियुक्त किया क्योंकि उसे लगा कि बोर्ड को नियामक मामलों में करीबी समर्थन की जरूरत है। 30 सितंबर 2021 तक आरबीएल बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 16.33% था, जबकि न्यूनतम बेसल मानदंड 10% था। तो 100% की नियामक आवश्यकता के मुकाबले बैंक का जो तरलता कवरेज अनुपात है वह 150% से अधिक था। तो कई लोग आरबीआई के हस्तक्षेप को गंभीर चिंता का विषय मान रहे हैं और यह मान रहे हैं कि बंद दरवाजों के पीछे आरबीएल बैंक में परेशानी हो सकती है। तो आरबीआई ने क्यों हस्तक्षेप किया? क्योंकि पिछले सोमवार को ही जारी एक बयान में आरबीआई ने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 36 AB के तहत एक अंतरिम सीईओ की नियुक्ति के लिए हस्तक्षेप किया, क्योंकि आरबीआई को यह महसूस हुआ था कि बोर्ड को नियामक पर्यवेक्षी मामलों में निकट समर्थन की आवश्यकता है। अब यहां पर एक बेसल मानदंड शब्दावली आई है, तो यह है क्या? तो यह बैंक सुपरविजन पर बेसल कमेटी समझौता का एक सेट है जो कि ऑपरेशनल रिस्क के संदर्भ में बैंकिंग रेगुलेटर्स पर सिफारिशें देता है। तो मानदंडों का यह मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपनी लायबिलिटीज व अप्रत्याशित घाटों की पूर्ति के लिए पर्याप्त पूंजी अपने पास रखें, और यही तो मुद्दा है। तो इस तरह से बेसल स्विट्जरलैंड का एक शहर है जो ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय भी है। तो सर्वप्रथम बेसल 1 1988 में आया, लगभग पूरी तरह से क्रेडिट जोखिम पर यह केंद्रित था और भारत 1999 में बेसल 1 दिशा निर्देशों को अपनाया था। बेसल 2 2004 में प्रकाशित हुआ और इसके 3 मानदंड कि बैंकों का जो जोखिम संपत्ति है
8% की न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता की आवश्यकता को बनाए रखना चाहिए और बैंकों को क्रेडिट और बढ़ी हुई प्रकटीकरण आवश्यकताओं के तीनों प्रकारों के जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन में बेहतर जोखिम प्रबंधन तकनीकों को विकसित करने और उपयोग करने की आवश्यकता थी। तो जोखिम क्या है? 3 प्रकार के, एक परिचालन जोखिम, बाजार जोखिम और पूंजी जोखिम। इन तीनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है और बेसल 3 2010 में, खासकर 2008 के वित्तीय संकट आप लोगों ने सुना होगा, उसी के बाद ही इसके दिशा निर्देश जारी किए गए। तो बेसल 3 मानदंड का उद्देश्य यह है कि अधिकांश बैंकिंग गतिविधियों जैसे उनकी व्यापार बुक यानी ट्रेडिंग बुक गतिविधियों को अधिक पूंजी गहन बनाना है और इसको 4 महत्वपूर्ण बैंकिंग मापदंडों अर्थात पूंजी, उत्तोलन यानी लीवरेज कहते हैं, फंडिंग और तरलता पर ध्यान केंद्रित करके अधिक लचीली बैंकिंग प्रणाली को बढ़ावा देना है। आइए अब चर्चा करते हैं संघ लोक सेवा आयोग में आए हुए प्रश्न की, जो कि 2013 में आया हुआ है। तो निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है। राष्ट्रीय उद्यान एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ है कि यह नदी पार्क के माध्यम से बहती है, यानी कौन सी नदी इस पार्क के माध्यम से बहती है। तो यहाँ पर दिया है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ से गंगा नदी नहीं, यहाँ से रामगंगा नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है, वह बहती है। दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। मानस, यह मानस नहीं, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस। इसी तरह से साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो कि कहां है? केरल में है। तो यहां पर यह कावेरी नदी नहीं होगा। तो यहां पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क के समीप एक कुंती पुझा, यहां कुंती पुझा नदी बहती है, तो उसके किनारे है, ना कि कावेरी नदी के। तो इस तरह से यह तीनों जो है सुमेलित नहीं है, अतः उत्तर क्या हो गया? डी हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह पार्क रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, और अब फिर से चर्चा की जा रही है कि इसे रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान ही रखा जाए। तो इस तरह से बहने वाली यहाँ 12मासी नदियों में से एक है, कौन सी? रामगंगा नदी यहाँ से निकलती है और इसकी सहायक नदियां भी रामगंगा की पालिन, मंडल और सोना नदी हैं। और दूसरा है महत्वपूर्ण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यह असम के 2 जिलों के भीतर, एक जो है नौगांव जिले का कलियाबोर उपखंड और दूसरा गोलाघाट जिले का बोकाघाट उपखंड शामिल है और 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया। और जैसा कि हमने बताया 2006 में यह टाइगर रिजर्व, और एक महत्वपूर्ण है कि यह एक सींग वाला गैंडा के लिए जाना जाता है। और काजीरंगा में ब्रह्मपुत्र का उपजाऊ जलोढ़ गाद का क्षेत्र फैला हुआ है। और तीसरा महत्वपूर्ण है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये केरल में है, वायनाड डिस्ट्रिक्ट है। तो यह साइलेंट वैली नेशनल पार्क पलक्कड़ जिले के पूर्वोत्तर कोने में स्थित है। तो 1984 में राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया गया था और औपचारिक रूप से 1985 में इसका उद्घाटन किया गया था। तो कुंती पुझा नाम की एक 12मासी नदी पार्क के पश्चिमी किनारे से गुजरती है और उत्तर से दक्षिण में अंत में यह भारत पुझा, वहां पर नदियां बहती है ना, पेरियार, भारत पुझा, तो भारत पुझा में यह जाकर के मिल जाती है। अब बढ़ते हैं आज का तथ्य की ओर। भारतीय सार्स CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम, तो इसे INSA-CoG कहते हैं। तो यह भी द हिंदू में आया हुआ है। तो इसकी कार्यप्रणाली के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यह INSCOG यानी इसको इनसैकोग भी कह सकते हैं कि क्या है? यह इंडियन सॉर्स कोविड-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम भारत सरकार द्वारा 30 दिसंबर 2020 को स्थापित जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरी का एक राष्ट्रीय मल्टी एजेंसी कंसोर्टियम है। तो शुरू में इस संघ में 10 प्रयोगशालाएं थी, बाद में इनसैकोग के तहत इसका विस्तार किया गया। 28 प्रयोगशालाएं हैं जो कि सार्स कोविड-2 में जीनोमिक वेरिएशन की निगरानी करती हैं। इसे उत्परिवर्तन के कुछ संयोजनों को ट्रैक करने का भी काम सौंपा गया है, जो भारत में अधिक व्यापक हो गए हैं। इसमें शामिल संस्थानों में जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रयोगशालाएं शामिल हैं। और इस तरह से
एनसीडीसी को राज्यों से नमूनों के संग्रह के समन्वय के साथ साथ कुछ उत्परिवर्तन के साथ बीमारी को सहसंबंधित करने का काम सौंपा गया है और इस तरह से दिसंबर की शुरुआत में ही 1 लाख नमूनों का अनुक्रम किया था। तो INSACOG मुख्य रूप से जीनोमिक अनुक्रमण में शामिल है जो कोरोना वायरस नमूनों की आनुवांशिक सामग्री को अलग करके किया जाता है। तो इसका उद्देश्य है वायरस की संक्रामकता को बढ़ाने में कुछ उत्परिवर्तन की भूमिका को समझना और कुछ उत्परिवर्तन को प्रतिरक्षा से बचने से जोड़ा गया है जिसके टीके के परिणाम हैं। तो इस तरह के अध्ययनों से यही पता चला है कि डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमाइक्रॉन एंटीबॉडी से बेहतर तरीके से बचने के लिए विकसित हुआ है। तो दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रयोगशाला और एक प्रमुख INSACOG प्रयोगशाला ने राज्यों को अस्थायी रूप से कोविड-19 सकारात्मक नमूने भेजने पर रोक लगाने के लिए कहा है क्योंकि प्रयोगशालाएं ओमाइक्रॉन संस्करण की संभावित उपस्थिति की जांच के लिए नमूने भेज रही हैं। तो यह दिल्ली में ओमाइक्रॉन की वृद्धि और संस्करण की अत्यधिक संक्रामक प्रकृति के कारण हो रहा है। तो इस तरह से INSACOG की चुनौतियां क्या हैं, तो यह देखते हुए कि चूंकि कोविड फैल रहा है और इसका स्वरूप भी बदल रहा है तो भौगोलिक विविधता भी दिखा रहा है। समूह का मूल उद्देश्य कोविड-19 नमूनों का कम से कम 5% अनुक्रमित करना था लेकिन अभी तक 1% ही हासिल किया गया है। और यह क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि धन की अपर्याप्त कमी है, अभिकर्मकों की कमी है, तेजी से बड़े पैमाने पर आवश्यक उपकरण यह की कमी है। हालांकि इनमें से कुछ शुरुआती परेशानियां आई हैं। विशेषज्ञ वैज्ञानिकों द्वारा लोगों के होने के बावजूद INSACOG अंततः केंद्र सरकार की संचार संरचना के भीतर है। तो सभी इंसैकोग प्रयोगशालाओं में उपकरण और जनशक्ति की गुणवत्ता समान नहीं होती है और इसलिए कुछ शहरों में उछाल या स्पाइक का मतलब प्रसंस्करण में कठिनाइयां हो सकता है। जिस तरह से ओमाइक्रॉन तेजी से बढ़ रहा है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।